बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं रसूलुल्लाह मलिक। नाज़रीन, पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हुआ कि फ़ौज के इतने आला ऑफिसर जो इंटर सर्विस इंटेलिजेंस के सरबराह रहे हों, उन्हें 14 साल की सज़ा सुनाई गई हो। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर उनकी सियासी मुदाखलत की बुना पर या उनके इख्तियारात से तजावज़ की बुना पर उनको ये सज़ा सुनाई गई है, तो माजी के वाक़यात को भी इसके साथ जोड़ना पड़ेगा। और माजी के वाक़यात क्या हैं जिसका मुतालबा पहले भी कई बार किया जाता रहा कि किस तरीके से पाकिस्तान में सियासी जमातों के ख़िलाफ़ एक महाजराई की गई और एक महाजराई के नतीजे में फिर अदलिया भी उसमें शरीक कार बनी और बिलाखिर एक हुकूमत को रुखसत किया गया अदालती फ़ैसले के ज़रिए। उसमें सवालात उठे थे कि आखिर अदलिया को इस बात की ज़रूरत क्या थी कि ख़ुद ही मॉनिटरिंग करती, ख़ुद ही फैसले देती और बाकायदा एक मनसूबाबंदी के तहत एक हुकूमत को रुखसत करने के लिए एक तरीक़ाकार इख्तियार किया गया। तब भी जनरल फैज़ हमीद पर ये इल्ज़ामात लगे थे कि उन्होंने अदालत पर दबाव डाला, अदालती मामलात में मुदाखलत की। उन्होंने उस वक्त की मियाँ नवाज शरीफ की हुकूमत को रुखसत किया था। अब सवाल ये पैदा होता है कि अदलिया के वो जज साहबान जो इस पूरी साजिश में शरीक थे, क्या फैज़ हमीद साहब को सज़ा के बाद उनके हवाले से कोई नहीं पूछेगा? क्या कभी उनसे भी ये दरियाफ्त किया जा सकेगा कि आखिर वो इस साजिश का जो है वो निशाना ये साजिश में शामिल क्यों हुए थे? दूसरी तरफ अक्सर ये बात की जाती है, आज इमरान खान साहब जेल में हैं, आज उनके ऊपर मुकदमात हैं, लेकिन माजी की तारीख भी गवाह है कि जिस तरीके से इमरान खान साहब को जब लॉन्च किया गया था उस वक्त भी ये प्लानिंग और मनसूबबंदी यही थी कि बाकी सियासी जमातों को माइनस करना है, इमरान खान को लेकर आना है। फिर इस मुल्क में धरने हुए और धरनों के नतीजे में मुल्क का निज़ाम हुकूमत जिस तरीके से दरम बरम हुआ वो भी आज आपके सामने है। क्या हम माजियों की गलती से सबक सीख के आगे बढ़ना चाहते हैं? क्या हमने अब तय कर लिया है कि फैज़ हमीद साहब के बाद जो दीगर इस सारी सूरत हाल से मुस्तफ़ीद होने वाले लोग थे वो भी अब निर्गे में आएंगे? फैसल वाडा साहब तो कहते हैं कि इमरान खान साहब की तरफ भी मामला जाता हुआ दिखाई देता है। अगरचे आज इमरान खान साहब कहते हैं कि आज वो ज़ेर इताब हैं, लेकिन अगर 2018 के इलेक्शन को देखा जाए तो उस वक्त इमरान खान साहब मुस्तफ़ीद होने वालों में शामिल थे और जिस तरीके से सियासत के और सियासी मैदान में मुदाखलत की जा रही थी उसके भी बड़े वाज़ेह सबूत आज भी हर तरफ मौजूद हैं। इसकी जायज़ा लेंगे आज के प्रोग्राम के अंदर। मेरे साथ मौजूद है मुल्क के सीनियर साफ़ी तजियाकार जनाब इफ्तिखार अहमद साहब। इफ्तिखार साहब आपका बहुत शुक्रिया। रऊफ़ खलासा साहब मुल्क के सीनियर साफ़ी तजियाकार भी आज के प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू होंगे, जबकि इसार राना साहब भी आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। इफ्तिखार अहमद साहब, प्रोग्राम का आगाज़ में आपसे करना चाहूँगा मैं। जनरल फैज़ हमीद साहब को तो सज़ा सुना दी गई, फैज़ हमीद साहब के डंके बजते थे और ये कहा जाता था कि शायद फैज़ हमीद साहब उस ज़माने में इतने ताकतवर थे कि उनके रास्ते में कोई रुकावट नहीं है। जब उन्हें DGI से हटाया जा रहा था तो उस वक्त भी इमरान खान साहब के साथ मिलकर उनका ऐसा एक गठजोड़ बन चुका था कि उन्हें वक्त के आर्मी चीफ के लिए पेशावर भेजना मुश्किल हो गया था। लगता है आपको कि मामलात अब बेहतरी की तरफ जाएंगे और चीज़ें इस तरीके से माजी में होती रही उसको दोबारा से दोहराया नहीं जाएगा? इस हवाले से आप ये सवाल कर रहे हैं क्योंकि चीज़ें तो सारी वैसी की वैसी हैं, तमाम कैरेक्टर वही हैं और तमाम कैरेक्टर वही काम कर रहे हैं जो माजी में करते रहे। तो देखना यह है कि अगर फैज़ को सजा होती है और फैज़ की सजा की वजह ये बनी कि फैज़ ने वायलेट किया उन असूलों, उस पहली बात है कि उसने वायलेट किया अपने हल्फ को, जो उसने हल्फ किया था कि वो सियासत में मुदाखलत नहीं करेगा। ठीक, फिर उसने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की वायलेशन की। जब वो सियासी सरगर्मी में मुलव्वस हुआ तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की भी मुखालफत उसने खिलाफ वर्जी की। और फिर यह है कि उसने अपनी सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल किया। मुझे बताएं, ये तीनों चारों इल्जामात आज किस पर नहीं फिट होते? ये है बहुत खौफनाक सवाल जिसका जवाब अब चाहिए। और अगर हम इसका जवाब ढूंढते हैं तो फिर कहाँ हम खड़े होंगे? आप फैज़ को सजा दे लेंगे, आप इमरान को सजा दे लेंगे। सजा देने वाले जो हैं वो कौन हैं? अस्करी अदारों के अंदर जो अमल शुरू किया गया 20 साल पहले और उसके नतीजे में तमाम पॉलिटिकल जो था ढांचा उसको नुकसान पहुंचाया गया। क्या हम वहां से शुरू होंगे या मौजूदा जो मामला है इसको चलने देंगे? ये बहुत
अहम सवाल हैं जिसका जवाब इस सोसाइटी को, समाज को देना होगा। अगर आप इसका जवाब नहीं देंगे तो फिर आज फैज है, कल कोई और होगा। क्योंकि ताकत का गलत इस्तेमाल जो है वो तो ऐसी भी करता है, वो तो पुलिस का सिपाही जो है वो भी कर रहा है सड़क पे खड़ा होकर। और कौन सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस नहीं है? क्या तमाम सिविलियन और तमाम ये लोग जो सिविलियन ब्यूरोक्रेट हैं ये सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस नहीं है? ये जजेस जिनके तस्करा आपने किया ये सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस नहीं है? तो फिर हम क्या करेंगे, मुझे बताया ना। मैं आपसे लेकिन इफ्तिखार साहब, सवाल तो ये पैदा होता है, जैसे कि कहा गया कि माजी में भी ठीक है फौज की मुदाखलत पे एतराज़ात उठे, फौज की सियासत में मुदाखलत को बुरा कहा गया, तनकीद भी हुई, लेकिन जिस तरीके से जनरल फैज़ साहब के ज़माने में ताकत का इस्तेमाल हुआ और जिस तरीके से एक सियासी बेचैनी पैदा की गई, पूरे एक निज़ाम को लपेटने की कोशिश की गई, उसका नतीजा ये निकला कि विदिन आर्मी जो है एक तफरीक पैदा करने की कोशिश भी की गई। ये भी इल्ज़ामात थे जनरल फैज़ हमीद साहब के ऊपर, और किस तरीके से वो आर्मी। जी जी, ये जो इल्ज़ाम है सिर्फ एक ही बात मुझे कन्विंस करती है आपकी सारी बातों से कि जो 9 मई का वाक़या है वो मेरे लिए काबिल कबूल नहीं। ठीक, इस पर मैं कन्विंस हूँ। बाकी जहाँ तक है सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होना, सरकारी कार्रवाई का गलत इस्तेमाल करना, ये तो मामूल बन चुका है हर जगह। हर आप जिस गांव, तहसील, कस्बे में रहते हैं देख लें ये हो रहा है। अलबत्ता जो हरकत 9 मई को हुई वो नाकाबिले माफी है और वो कबूल नहीं की जा सकती, क्योंकि उसकी बुनियादी वजह है उसकी वजह है कि उस फौज में लखना डालने की कोशिश की गई, उस फौज के अंदर जो धड़े बनाने की कोशिश की गई जो हमारी मुहाफ़िज़ है सरहदों की। अगरचे उसकी अपनी बहुत सी बाजी में गलतियां हैं और उनको नहीं इनकार नहीं कर सकते उनसे। मैंने 2 DGISI का इंटरव्यू किया जवाबदेह में, तो दोनों का मैंने उनसे सवाल किया कि आपने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम कौन हो ये सवाल करने वाले हमसे। तो ये बात उस वक्त भी गलत थी, ये आज भी गलत है। लेकिन इस गलती में एक और बहुत खौफनाक तो वाकया हुआ है, वो है कि पूरे के पूरे इदारे के अंदर से इदारे के खिलाफ एक साजिश जो कभी माजी में नहीं हुई, अफराद ने की, लेकिन ये नहीं हुआ कि पूरी की पूरी अदारे की तबाही का एक रास्ता अपनाया गया हो। मैं इसलिए इस सारी सूरत हाल में जो फैज को सजा हुई और जो बाकी सजा होंगी अब उनको सपोर्ट करूंगा, लेकिन इस बात पे हमें गौर करना चाहिए कि सारी सूरत हाल को बदलने के लिए हमें वापस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 में जिस किसी का जो भी इख्तियार है, जो भी जिम्मेदारी है, जो भी उसको काम करना है, हमें उस पर वापस जाना होगा। बिल्कुल ठीक। रऊफ क्लासा साहब, अगर फैज़ हमीद साहब की सज़ा को जोड़ा जाए जो आज इस वक्त इमरान खान साहब की सूरत हाल है, इन हालात में समझते हैं कि इमरान खान साहब के लिए भी मुश्किलात बढ़ेंगी? क्योंकि बाद लोग समझते हैं कि अब एक मैसेज बड़ा क्लियर कर दिया गया कि जो उस वक्त 9 मई या दीगर जो वाक़यात जिस तरीके से फ़ौज के अंदर दरार डालने की कोशिश की गई, उसमें एक सीनियर तरीन ऑफिसर अगर इन्वॉल्व या उनके बारे में कुछ शकूक व शुबात है तो वो आज वो कटहरे में है। तो इमरान खान साहब या उनकी दूसरी पार्टी के रहनुमा कैसे बच पाएंगे? अगरचे वो कहते हैं जी कि हमारा तो कोई 9 मई से लेना देना नहीं है, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, हमने किया नहीं है, हमें वीडियो चाहिए। कई बार ये कहा गया जी कि हमें CCTV फुटेज दिखा दें, हुकूमत TV पे दिखा देती है, उसके बाद नए बयान सामने आना शुरू हो जाते हैं। जी बहुत शुक्रिया। मैंने भी बड़ा गौर से अपने सीनियर दोस्त जो हैं इफ्तिखार साहब की बातें सुनी हैं। मैं बड़ी अच्छी बातें की हैं उन्होंने कि ये अभी भी चीजें चल रही हैं, बाद में भी चलती रहेंगी, माजी में भी चलती रहेंगी, नाम और फेसेस चेंज होते रहेंगे, अदरवाइज इट विल कंटिन्यू। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये सिलसिला शुरू कैसे हुआ था, किसने किया था? जब तक हम इसकी बुनियाद पे नहीं जाएंगे तो मेरा ख्याल है थोड़ी सी बात अधूरी रहेगी। अब ये सिलसिला शुरू किया था जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने, जब उन्होंने 1975 में मेरा ख्याल एक नोटिफिकेशन किया कि जिसके तहत ISI का एक सेल बनाया गया, और उस सेल का काम यही था कि उन्होंने जो पॉलिटिक्स है और पॉलिटिशियंस है ना, उनको मॉनिटर करना है, उनके बारे में रिपोर्ट्स देनी है और सारा भुट्टो साहब को ब्रीफ करना है।
वो ऐसा नोटिफिकेशन है, उसके बारे में कभी किसी प्राइम मिनिस्टर ने बात, नवाज शरीफ साहब को भी ऐसे का रोल अच्छा नहीं लगता सियासी, इमरान खान साहब को भी नहीं अच्छा लगता, ये जरदारी साहब, गिलानी साहब, राजा साहब, फलां साहब, मैं साहब, वो साहब, सबको नहीं अच्छा लगता। तो भाई साहब, आप वो जो नोटिफिकेशन था जुल्फकार अली भुट्टो साहब वाला, तो उसको विड्रा क्यों नहीं किया? भाई जिस ये पावर के तहत एक वजीर आजम ने एक ISI में सेल बनाया था, तो उसी पावर के तहत वो सेल खत्म कर दें। ये कई दफा इस पर बात भी हुई है, उसकी तरफ कोई नहीं आता। वो ना नवाज शरीफ उसको हटाने को तैयार है, ना इमरान खान थे, ना थे। रीजन कि उसी ही सेल की मदद से, उसी ही ISI के सेल की वजह से इन तमाम लोगों ने अपने अपने मुखालफिन को इन्होंने हैंडल किया है, इन्होंने मीडिया को हैंडल किया है, इन्होंने जब जुडिशरी को हैंडल किया है, इन्होंने अपने पूरी पार्लियामेंट को हैंडल किया है। जिसने भी आवाज उठाने की कोशिश की, उसी सेल के जरिए इन्होंने उसको यूज में ला के इन्होंने सारी चीजें फिक्स की। लिहाजा वो सूट करता है सेल इनको कि आप उस पे ISI पे मतलब आप और मैं बातें भी करते रहेंगे उनके उस पॉलिटिकल रोल पे, हम तनकीद भी करते रहेंगे, लेकिन ये हमें कोई नहीं बताएगा कि इसकी बुनियाद जो है इन सियासतदानों ने रखी हुई थी और इनको सूट करता है, नंबर 1। अब दूसरी बात यह है कि जब मेरे दोस्त और मेरे सीनियर, बड़ी इज्जत है मेरे दिल में इनके लिए, इफ्तिखार भाई कहते हैं कि जनाब इन्होंने हलफ उठाया हुआ था कि ये सियासत नहीं करेंगे, बिल्कुल ऐसे ठीक है, लेकिन मतलब 2 मिनट के लिए हम अपने आप को, चारों जो दोस्त बैठे हुए, हम अपने आप को उनकी जगह रखते हैं। एक तरफ हलफ है, दूसरी तरफ ये भुट्टो साहब का नोटिफिकेशन है कि जनाब आपने पॉलिटिक्स में आपने इन्वॉल्व भी होना है, मेरी हिदायत पे, मेरे कहने पे मुझे ब्रीफ भी करना है, मुझे अपडेट भी देने हैं, मुझे रोजाना रिपोर्ट्स भी देनी है। और ISI डायरेक्टली काम करती है वजीर आजम के तहत, हर वजीर आजम के नीचे रही है, आपके सामने है। और अगली बात जो है कि ये कहना है कि आपके माजी में इस तरह की चीजें नहीं, माजी में इससे भी ज्यादा डेंजरस चीजें हो चुकी हैं। अब्दुल और मेरे इफ्तिखार भाई को तो मतलब हिस्ट्री है, वो तो उस पर कमांड है इनको, कि भुट्टो साहब के खिलाफ भी एक फौजी बगावत होने लगी थी जिस पे ट्रायल हुआ था, जिनको जनरल जिया ने प्रिजाइड किया था, अटक, ये किले वाला जो केस है, राजा नादिर परवेज वगैरह और बहुत सारे लोग थे इनको उसमें अगेन आपको याद, मेजर ये उमर साहब भी थे और लोग भी थे, वो भी हुआ। बेनजीर भुट्टो साहब के खिलाफ भी एक उनके दौर में कू होने लगे थे, खिलाफत आने लगी थी जब जनरल वहीद काकड़ थे, मेरा ख्याल है, वो आपके सामने है। इसके बाद हमने देखा 12 अक्टूबर को भी DG ISI जो थे, उन्होंने उस वक्त के वजीर आजम साहब के साथ मिलकर जो आर्मी चीफ थे उनके खिलाफ बगावत की। सर जो कुछ 12 अक्टूबर को हुआ, वही DG ISI गिरफ्तार हुए, बाद में ट्रायल भी हुआ, सब कुछ हुआ। आप थोड़ा आगे बढ़े तो जनरल रिजवान, आपको याद होगा जनरल रिजवान ने भी उन्होंने जनरल बाजवा साहब ने बाद में उनको हटाया था, ये कह के कि इन्होंने मेरे खिलाफ खबरें लगवाई और बहुत सारी उनके बारे में वो उन्होंने चीजें वगैरह करवाई, क्योंकि वो नहीं चाहते थे जनरल बाजवा जो आर्मी चीफ बने, वो एक्सटेंशन चाहते थे जनरल रहील के लिए, और डॉन लीक्स वगैरह आगे वो भी हम सब जानते हैं, और उनको भी घर भेजा गया था। हाँ, जनरल बाजवा साहब ने ये रियायत कर दी थी कि जनरल रिजवान ने जाकर उनसे माफी मांगी थी उनके घर पे, दफ्तर में, माफ कर दें अपना, उन्होंने तराफात वगैरह करके, ये बाजवा साहब ने बाद में बहुत सारे साफियों को बात बताई भी थी, उन्होंने उनको माफ कर दिया था, लेकिन कहा रिजाइन दे दें, ये चीज उस वक्त भी होती। अब जनरल फैज है, जनरल फैज के क्योंकि जो मसला बना है वो एक जाती उसकी नवियत वो मेरा ख्याल इख्तियार कर गया है, या अदरवाइज मादी की तरह ये चीजें बहुत सारी ये भी कर दी जाती। लास्ट में बताऊं, भूल जाऊंगा, बात बहुत लंबी हो गई। आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी एक ऑर्डर किया था, ये उसमें 14 करोड़ ये जो सियासतदानों में बांटे गए, जिसमें नवाज शरीफ साहब का नाम भी था 1990 में, असलम बेग साहब और उस असद दुरानी साहब थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2012-13 में इफ्तिखार चौधरी साहब ने ऑर्डर किया था इनको डिफेंस मिनिस्ट्री को कि आप उनको लिखें, उसको GHQ का दोनों का आप मिलिट्री ट्रायल करें, और जनरल चानी साहब ने नहीं किया था, आज तक नहीं किया। सो माजी में इस तरह की चीजें होती रही हैं, या ISI के बारे हों, जर्नल्स के बारे हों। आपकी दफा क्योंकि एक मामला टोटल डिफरेंट है, आप कहेंगे तो मैं उसकी डिटेल में जाके बता सकता हूं कि क्यों ये चीजें माजी की तरह नहीं, आपकी दफा डिफरेंट है, कि उसमें जनरल आसिम मुनीर साहब और जनरल ये फैज साहब के दरमियान ये बहुत पुरानी, मेरा ख्याल है 2018 से जो आन बार जो कुछ हुआ वो हम सब जानते हैं, तो उसकी वजह से बहुत सारी चीजें खराब हुई, बिगड़ी हुई हैं। ठीक होगी, मैं आता हूँ वापस आपको। इसार राणा साहब, क्या इमरान खान साहब की मुश्किलात मजीद बढ़ जाएंगी? क्योंकि फैसल वाडा साहब तो डरा रहे हैं बहुत ज़्यादा कि जनाब अब खान साहब के गिर्द घेरा मजीद तंग हो जाएगा, क्योंकि फैज़ अमीर साहब की सज़ा जो है ये बहुत बड़ा एक पैगाम है इमरान खान साहब के लिए। नहीं, उनके लिए तो भाई पहले भी कौन सी कोई आसानी है, पिछले 1 माह से यही नहीं पता कि वो किस हाल में नहीं है, कोई खबर नहीं आ रही, और क्या मुश्किलात से गुजर रहे हैं किसी को कुछ नहीं पता। तो उनके लिए तो कोई मजीद कोई तो वो नहीं होगा, जेल में है, जेल से ही में रहेंगे और जेल से बाहर तो कहीं निकल नहीं सकते। लेकिन मुझे ये डर लग रहा है कि इस हल्ले में बाकी लोग ना पिस जाएं, क्योंकि फैज के बेनिफिशियरी अकेले इमरान खान तो नहीं है। नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान से बाहर गए तो उनके जाली डॉक्यूमेंट्स किसने बनाए, किसने उनके रास्ते हमवार किए,
और बहुत सारे लोग, मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि जनरल बाजवा और फैज बैठे हुए थे और मैं, बिलावल भुट्टो, शहबाज शरीफ उनके सामने बैठे थे और उन्होंने कहा अदम एतमाद लानी है, तो बिलावल ने भी ओके किया, शहबाज शरीफ ने भी किया, तो मुझे, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। तो फिर क्या कहते हैं, आपके ख्वाजा आसिफ साहब जो है वो 10,000 दफा एतराफ कर चुके हैं कि अदम एतमाद लाने में बाजवा साहब ने बड़ा रोल अदा किया, और हमें बुला के, वो क्या नाम है, अपने रिश्तेदार के घर बुला के हमें वो कहा जाता था कि अब आप ऐसे कर लें, अब आप ऐसे कर लें। तो उस टाइम फैज साहब भी थे। तो मेरा ख्याल है कि अगर खाली इमरान खान को फिक्स करना है तो इमरान खान तो ऑलरेडी फिक्स है। मेरा ख्याल है कि अब बारी दूसरों की भी आनी है, क्योंकि अगर ये सिलसिला चला है, और मैं एस्टेब्लिशमेंट की तारीफ करूंगा कि उन्होंने एक बहुत मुश्किल मामला जो है उसे पुट अप किया है, और पाकिस्तान की अगर हमने हमेशा के लिए सियासी रास्ते को वो करना है तो एक दफा वंस फॉर ऑल ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। क्लासर साहब ने और क्या नाम है, इफ्तिखार साहब ने जो माजी के साथ मिला के, बल्कि इफ्तिखार साहब ने तो बड़ी जरा थोड़ा सा एक अच्छा जुर्रत के साथ ये भी कहा कि भाई चीजें तो रहती हैं ऐसे ही। तो मैं ये समझता हूँ, और क्या नाम है, क्लासर साहब ने जो माजी का बताया, तो उससे मैं नहीं समझता कि कोई बड़ा कोई इनकलाबी का वो आएगा। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अगर हमने एक दफा ये ठीक करना ही है तो ये तासुर नहीं बनना चाहिए कि ये मामला सिर्फ इमरान खान के लिए है। ये तो क्लियर होना चाहिए ना कि भाई अगर बाकी पॉलिटिकल लोगों ने, और वो इतराफ कर रहे हैं, इस टाइम सिटिंग गवर्नमेंट के जो अंदाता हैं वो कहते हैं कि बाजवा साहब ने मेरी हुकूमत गिराई, नवाज शरीफ साहब, तो फिर तो मेरा ख्याल है कि ये इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी नहीं है कि उनका भी दूध का दूध पानी का पानी कर लिया जाए। जब नवाज शरीफ साहब के भाई वजीर आजम है, उनकी बेटी वजीर आला है, और ये कहा जाता है कि उनका बड़ा असर रसूख है, तो फिर, और वो कह चुके हैं कि जी हमारी हुकूमत बाजवा साहब ने गिराई थी, तो फिर मेरा ख्याल है कि एक दफा बाजवा साहब के साथ भी थोड़ा सा वो हो जाना चाहिए, ताकि ये क्लैरिटी आ जाए कि ये खाली अगर इमरान खान को फिक्स करने के लिए तो वो तो ऑलरेडी मुश्किलात का शिकार है ही है। लेकिन अगर आपने पॉलिटिकल सिस्टम ठीक करने तो फिर आपको जो है ना सबके साथ बात करनी पड़ेगी, जो लोग हैं उनको कटहरे में लाना पड़ेगा। ठीक है राणा साहब, मैं कमर्शियल ब्रेक ले लूँ, वापस आते हैं तो बात करेंगे जिसका जिक्र आपने भी किया कि इमरान खान साहब तो ऑलरेडी जेल में, मुलाकातों पर पाबंदी है, सुहेल अफरीदी साहब मुलाकात चाहते हैं, हुकूमत मिलने नहीं दे रही, मामला जा किस तरफ रहे, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। इफ्तिखार अहमद साहब, दो चीज़ें मुझे आपसे पूछनी है। पहली बात तो ये है कि क्या इमरान खान साहब की जो मुलाकातें हैं इस पे आपको लगता है कि मुस्तकबिल करीब में कोई पाबंदी कम होगी, लोग मिल पाएंगे उनसे? दूसरा, आज PTI ने अपनी जो है वो पॉलिटिकल कमेटी रिवाइज़ की है, नई कमेटी बना दी है 23 रुकनी, उसमें जनाब महमूद खान अचकज़ई साहब भी शामिल हैं, उस कमेटी में जनाब राजा नासिर अब्बास साहब भी शामिल हैं। यानी PTI के लिए अब दीगर जमातों के जो सरबराहान हैं वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी के उनको मेंबर बनाना पड़ रहा है, ना वो पार्टी में शामिल हुए हैं ना मुज़्ज़म हुए हैं, तो ये PTI के लिए मुश्किलात बढ़ी हैं, इसलिए दूसरे कंधों पर जा रही है। देखिए, जहाँ तक इमरान की का इशू है, जो रहते हैं पाकिस्तान के 70,000 कैदियों को दी जाती हैं जेल मैनुअल के मुताबिक, वो इमरान खान को मिलनी चाहिए। ठीक, ये उसका राइट है, ये उसका हक है, और इसमें रुकावट नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल मैं इससे क्लियर हूँ, मैं खुद जेलों में रहा हूँ, हमें जेलें कर दी हैं, तो मैं समझता हूँ कि जेल का जो कैदी है उसको जो जेल मैनुअल में जो तय है वो उसको दिया जाए, क्योंकि ये जो A ग्रेड कैदी होते हैं, जो इनको कुछ रहते हैं डिफरेंट होती हैं, जो अदर कैदी के मुकाबले में ये मुशक्ति भी रख सकते हैं, इनका अपना प्राइवेट खाना भी पक सकता है अगर इनके लेकिन सॉरी टू इंटरप्ट, जो इफ्तिखार साहब, हुकूमत ये कहती है कि ये सारी सहूलतें हमने दी, लेकिन इमरान खान साहब उस फिर अपने पैगामात के जरिए, ट्वीट्स के जरिए कौमी इदारों को और आर्मी चीफ को और रियासती इदारों को चैलेंज करते हैं, उनके खिलाफ कंपेन चलाते हैं। उसके बारे में ना मैं कुछ कहूँगा, ना मेरा इल्म है, ना मैं जानता हूँ। सवाल मुझसे किया गया मुलाकातों का, मैं बिल्कुल इस बात का हामी हूँ कि जेल मैनुअल के मुताबिक जो तय मामला हैं उसके ऊपर अमल होना चाहिए, और ये कैदियों का एक कैटेगरी का है, B क्लास भी होती है। इन कैदियों को जो और फर्दर रहते हैं, जो इसी तरह के कैदियों को नहीं मिलती, वो इनको मिलनी चाहिए, नंबर 1।
नंबर 2 आई कमेटी की तरह। देखिए बात सुने, मैं जमहूरियत में यकीन रखने वाले लोगों में से हूँ। अगर इनकी ये कमेटी दूसरी सियासी पार्टियों के साथ सियासी डायलॉग का आगाज करती है तो ये पाकिस्तान के बहुत बेहतरी में होगा, ये पाकिस्तान के निज़ाम की बेहतरी में होगा। और अगर ऐसा नहीं होगा और जो ये चक्कश चल रही है, जो ये खिंचाव बढ़ रहा है, इसमें खराबी बढ़ेगी, ये नहीं बढ़नी चाहिए। मैं सपोर्ट करता हूँ डायलॉग को, पॉलिटिकल डायलॉग को। अभी तक एक सियासी जमात ने बिल्कुल इनकार किया है पॉलिटिकल डायलॉग से। कुछ के आदमी गए हैं, कमेटियों में बैठे भी हैं, कुछ बात की भी है। द मोमेंट दे हैव गॉन बैक टू देयर बानी, तो बानी ने कहा कि नहीं, मैं नहीं मानता, क्योंकि बानी कहता है कि चोर, बदमाश, फ्रॉडिये, मनी लॉन्ड्रिंग पर मुश्तमिल एक हुकूमत है और सियासी जमातें हैं, मैं इनसे बात नहीं करता। तब इसका जवाब तो कोई भी नहीं दे सकता कि आज ये सारी खराबियां उनको नजर आती हैं और इसी सियासी ढांचे के अंदर वो खुद सियासत करते रहे हैं और काफी अर्से से करते रहे हैं। तो ये मेरी समझ से बात, मैं तो हमायत करता हूँ अगर उन्होंने शामिल किया सिद्दीक साहब को और शामिल किया नासिर साहब को, ठीक है। बजाय ये लगता है कि उनकी अपनी पार्टी में शायद इतने कद के लोग नहीं है, और हकीकत है इतने कदावर लोग नहीं है कि वो नेशनल सतह के ऊपर दूसरे लोगों के साथ डायलॉग करें। और अगर डायलॉग होता है तो फिर मसला तो वो ये होगा ना कि डायलॉग से पहले शराइत होती है अब दोनों तरफाइन की, और दोनों तरफाइन की शराइत कभी भी नहीं मानी जाती। बिल्कुल ठीक है। बीच में कोई रास्ता निकाल लिया जाता है, वो सामने लेके आए, लेकिन टाइम फ्रेम में मत करें। पिछली दफा इन्होंने जो शराइत 3 पेश की वो टाइम फ्रेम में की कि 7 दिन में अगर ऐसा ना हुआ या 2 हफ्तों में ऐसा ना हुआ। तो जब पॉलिटिकल डायलॉग होता है तो वो इस तरह नहीं होता। मैं पॉलिटिकल डायलॉग की हिमायत करता हूँ। बिल्कुल ठीक है। रूफ क्रासा साहब, राणा सोनाल साहब कहते हैं कि फैज हमीद साहब का साथ देने वाले सियासतदानों का भी फौजी ट्रायल होना चाहिए। इशारा इमरान खान साहब की तरफ है। अब मेरा तो ये ख्याल है, बाकी तो कोई आपको मार्केट में नजर नहीं आता जो फैज हमीद साहब की वो करो। अच्छा, आपको ये ना दिलचस्प एक बात बताऊं, जैसे अभी हमारे भाई साहब राणा साहब कह रहे थे, बड़ी उन्होंने जो बातें की हैं वो बहुत अहम बातें हैं कि फिर बेनिफिशियरी तो सारे रहे हैं ना, उनके जनरल फैज साहब के या जनरल बाजवा साहब के, डिपेंडिंग अपॉन के अब सिचुएशन क्या है। मसलन एक आपको वाकया सुनाता हूं मैं, जो मुझे साहब राणा साहब की बात से याद आया कि 2017 था मेरा ख्याल है, हमारे मरहूम और प्यारे शहीद दोस्त अरशद शरीफ जो हैं, उन्होंने कुछ ट्वीट्स किए थे इन पे, जनरल फैज पे। 2017 की बात है, ये डीजीसी थे ये जी। तो इन्होंने उस वक्त अरशद शरीफ साहब को ये टेलीफोन किए थे, इन्होंने जनरल फैज ने, कि जनाब आप जो पनामा पे प्रोग्राम कर रहे हैं, 2016-17 की बात है ये, आप जो पनामा पे प्रोग्राम कर रहे हैं, आप ये प्रोग्राम मत करें। उस वक्त वो नवाज शरीफ साहब के कैंप के साथ खड़े थे, या नवाज शरीफ साहब को वो समझते थे कि मुल्क और कौम की सलामती इनके बगैर मुमकिन ही नहीं, लिहाजा वो प्राइम मिनिस्टर हैं और उनको कुछ ना कहा जाए। अरशद को इनके ये फोन, जिसको मैं विटनेस भी हूँ और उसका सबूत भी मौजूद है, मेरा ख्याल अरशद के ट्विटर अकाउंट पे अभी भी चले जाएं तो वहां पे हमारे उस शहीद दोस्त के उस पे टाइम लाइन पे होंगे, क्योंकि वो मैंने ट्वीट से रीट्वीट्स किए हैं, मुझे इसलिए पता है। अरशद को इन्होंने थोड़ा सा थ्रेट भी किया था, अरशद को इन्होंने बुली भी किया था कि जनाब के, और समझाया भी था कि आप जो पनामा पे खबरें कर रहे हैं, ये इससे मुल्क में तो इस्तेहकाम बढ़ेगा, नवाज शरीफ साहब पे आप स्टोरियां ना करें, चीजें ना करें। सो एक वक्त में अच्छा अरशद ने रिएक्ट किया इस पे, उसने अगले दिन इस पे ट्वीट्स किए, जनाब कि आप कौन होते हैं मुझे ये कहने वाले, बताने वाले। ट्विटर पे 4 उन्होंने ट्वीट्स के, बड़े सख्त थे, इनकी तस्वीर वगैरह लगा आगे, बड़ा रोला पड़ा था, वो एक सेपरेट कहानी। सो कहने का मतलब ये है कि जनरल फैज साहब जो है ना, वो कह सकते हैं कि जनाब कि मैं तो, जैसे उन्होंने कहा भी था दरमियान में, कि मैं तो अपने बॉस के कहने पे एक्ट कर रहा था, जो मुझे आर्मी चीफ कह रहे थे मैं वही कर रहा था। वो चाहे आर्मी चीफ उस वक्त, मेरा ख्याल है अगर मैं गलत नहीं कर, नवीद मुख्तार साहब थे शायद, जब ये पनामा वगैरह आया था, और ये डीजीसी थे, कि उस वक्त वो बास थे। उन्होंने कहा जनाब कि अरशद को किसी जर्नलिस्ट को आप फोन करके समझाएं, और क्योंकि अरशद का प्रोफाइल बहुत बड़ा था, सो उन्होंने किसी और मेजर कर्नल को कहने की बजाय उन्होंने कहा डीजीसी साहब आप मेजर जनरल हैं, आप उनसे रिक्वेस्ट करके देखें। उन्होंने रिक्वेस्ट की बजाय उन्होंने, तो आपको स्टाइल है कि सहाफी को डील करते हो सम टाइम दे गेट टफ, अरशद ने रिएक्ट किया उस पर। तो उस वक्त उनकी हमदर्दियां नवाज शरीफ साहब के साथ थी, जनरल फैज की, कि जनाब इनको कुछ नहीं होना चाहिए, इनके खिलाफ खबरें नहीं आनी चाहिए। वो हमने देखा, टाइम बदला तो फिर वो, उसके बाद मुझे ये भी याद है, मैं फिर विटनेस हूँ
कि जब ये इमरान खान साहब आए थे तो उस वक्त ये DGISI थे जनरल फैज, उस वक्त भी ये अरशद को ही ये फोन जाते थे इस एजेंसी से, और उनको वजीर आजम हाउस से कहा जाता था और बहुत सारे जर्नलिस्टों को कहा जाता था। मैं आप कहेंगे नाम भी बता दूंगा, 2-4 तो मेरे सामने फोन भी आए थे कि जनाब के वजीर आजम हाउस जो है वो नाराज है, आपने फलां ट्वीट्स किए, वो ट्वीट्स को डिलीट करें। और ये सारी चीजें हैं जनरल फैज साहब के ISI से आती थी या आपको ISPR से आती थी, ये ट्वीट्स डिलीट करें। और अगर कोई डिलीट नहीं करता था उनके कहने पे तो मालकान को भी फोन जाते थे कि अपने रिपोर्टर्स को, एंकर को ये चीजें कहें। सो उस वक्त जनरल फैज जो है वो इमरान खान साहब के भी उसमें कर रहे थे। फिर जैसे भी राना साहब ने बड़ा सही कहा, जब उनकी बारी है कि इनको बाहर भेजा जाए तो वो अगेन पे नवाज शरीफ साहब के लिए फैसिलिटेट कर रहे थे। जब आपको लगता है मामला तब बिगड़ा जब फैज हमीद साहब ने इमरान खान साहब के साथ गठजोड़ कर लिया और अपने ही आर्मी चीफ के खिलाफ हो गए, जनरल कमर जावेद बाजवा के खिलाफ, इसलिए वो पेशावर नहीं जा रहे थे। इमरान खान साहब उनको DGI रखना चाह रहे थे, मामला वहां से ज्यादा बिगड़ा। नहीं, इसमें ये वही वाला सिचुएशन हुई थी जो हुई थी 12 अक्टूबर को हुई थी, जो जनरल जियाउद्दीन भट्ट साहब कर रहे थे ना नवाज शरीफ साहब के साथ मिलकर, जिस पे फौज ने रिएक्ट किया था कि हमारा जनरल, हमारा बंदा ये कैसे जाकर सिविलियन के साथ मिल गया। वही समझा गया था ना पहले जब फौज को एहसास हुआ कि यार ये तो DGISI जो है ये तो वल्नरेबल होता है, इनके तो जहन में दिल में ये चीज आ जाती है कि मैं नवाज शरीफ साहब को या वजीर आजम इमरान खान साहब को या किसी भी वजीर आजम को रोजाना मिलता हूँ, उनके बहुत सारे मैं डल्टी वर्क करता हूँ, उनके कहने में बहुत सारी कार्रवाइयां और वारदातें हम डालते हैं जो उनको जरूरत होती है अपने अपोनेंट्स के खिलाफ, मीडिया, जुडिशरी, जिसके तो कल को तो मैं इनका ये मुझे आर्मी चीफ भी लगा सकते हैं। लिहाजा आप 3 लोगों को मैं नाम लेकर आपको बता रहा हूँ। अब जनरल जियाउद्दीन भट्ट साहब को देख लें, जनरल रिजवान को देख लें और जनरल फैज को देख लें। इन तीनों में बिल्कुल मुश्तरका एक आपको चीज मिलेगी कि इनकी उस वक्त के वजीर आजम के साथ तल्लुकात जो है ना बहुत अच्छे हो गए थे और तीनों के जहन में ये था कि हम आर्मी चीफ बने को, वो तो बन भी गए थे जनरल जियाउद्दीन भट्ट साहब में। बाकी 2 जो हैं उनकी वो क्या कहते हैं मुंड जो कहते हैं उनका ख्वाब मटीरियलाइज नहीं हुआ, एफर्ट तो हुई थी। सो कहने का मतलब ये है कि जनरल फैज जो हैं ये इनकी तो मतलब जनरल बाजवा साहब से तो मतलब जो मुझे फील होता है इसमें से जनरल बाजवा साहब भी रिएक्ट नहीं कर रहे थे। रीजन क्या थी कि वो ये समझते थे कि मुझे 3 साल आपने दे दिए हैं, साथ में आपने इन जनरल फैज साहब को एज फ्यूचर आर्मी चीफ भी डिक्लेयर किया हुआ है अनअनाउंस, लिहाजा उनकी पावर कंप्रोमाइज हो रही थी। 1.5 साल पड़ा था उनको, वो इस बात पे नाराज थे। दूसरी तरफ जो टॉप सीनियर जनरल थे 5-10 जिन्होंने 2022 में नवंबर में जिनको आना था, सीनियरिटी पे आना था, तो वो भी साफ जा रहे हल्ट होंगे कि भाई साहब अभी से उन्होंने जनरल फैज को जो मतलब हमसे उस वक्त 7वें 8वें नंबर पे थे या 11वें नंबर पे, उन्होंने अभी से कहना शुरू कर दिया कि ये मेरे चीफ हैं या मतलब PTI वाले ये तस्वीर दे रहे थे। तो उस पे वो कमांडर भी नाराज थे जो 4-5 सीनियर थे कि भाई साहब ये तो लेवल प्लेइंग फील्ड ही नहीं है। और आर्मी जो है वो उनका एक जर्नल जो है एक उनके साथ मुलाकातें करके, उनके काम करके, उनकी हेल्प करके इमरान खान साहब की वो आर्मी चीफ बना हुआ है, अभी से बना हुआ है। सो मेरा ख्याल है ये जो चीजें थी इन्होंने ज्यादा एक उनको जनरल बाजवा साहब को या उनके कमांडर्स को जो है ना इमरान खान से दूर किया। तो दैट्स माय असेसमेंट कि एक जनरल को फेवरेट करके उसी को फ्यूचर के लिए बिल्कुल ठीक इसार राणा उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट किया। जी इसार राणा साहब, जो मैंने भी सवाल इफ्तिखार साहब से भी पूछा था कि PTI के लिए क्या ही वक्त है कि जनाब अब उनकी पॉलिटिकल पार्टी के, मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने कोई ऐसी तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के लिए कोई कमेटी बनाई है, बल्कि उनकी अपनी पॉलिटिकल कमेटी में महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास शामिल होंगे जो 2 अलग जमातों के सरबराहान हैं। तो ये तो सवाल उन दोनों से पूछना चाहिए कि 2 अलग जमातों के सरबराह एक पार्टी के पॉलिटिकल पार्टी में शामिल होने को फखर समझ लें। ये तो बड़ी दिलचस्प बात है ना, पूछा जाना चाहिए जिसके पास अपने पास लीडरशिप ही नहीं है। नहीं, वो लीडरशिप है तो 23 बंदे बाकी है ना, और फिर आपने लीडरशिप रहने कौन सी दी? सबको तो नाअहल करा दिया या किसी को भगा दिया या किसी से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दी। तो उसे किसी ने जो रहन जोगा तो छो ना, मतलब कोई रहेगा तो पार्टी का हिस्सा बनेगा ना। आपको तो जिस पे शक हो जाए आप उसको उठा के गायब वो मतलब वो हो जाता है। तो अगर बाकी लोग आ रहे हैं तो हालत दो को पार्टी जिंदा रहने दो। बाकी ये बात के वो पॉलिटिकल कमेटी है, पॉलिटिकल कमेटी में कोई भी कमेटी में आ सकता है। उन्होंने एक कमेटी बना के उन्होंने PTI के लिए कोई, मेरी इत्तला तो ये भी है कि वो इंटर पार्टी इलेक्शन भी होने लगे PTI के, उसके ऊपर भी उन्होंने तैयारी शुरू कर दी और अगले 10 दिनों में होंगे वो। अब ये इलेक्शन कमीशन का इम्तिहान है कि इस इंट्रा पार्टी इलेक्शन को कैसे वो गलत साबित करती है, क्योंकि उसकी सारी सलाहियतें इस बात पे हैं कि PTI को बतौर पार्टी नहीं हमने बनने देना या मानने देना, जिससे पूरे पाकिस्तान में आज फंस क्रिएट हुआ है।
ये तो इस पे कोई बात नहीं करता कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को कैसे रास्ते रोके गए। लेकिन राणा साहब उसमें कुछ गलतियां तो उनकी भी है ना, जिस तरीके से वो जनाब निकले हुए हैं इनकलाबी बनकर। कल तक मुस्तफीद थे तमाम इस्टेब्लिशमेंट से, तमाम इदारों से। खान साहब ने खुद बार बार तस्लीम किया कि हमारे तो अरकान मेंबर पूरे नहीं होते थे, वो भी आई सही करके देती थी। जब आप उन्हीं के खिलाफ चढ़ दौड़ें, उनके ऊपर हमले करें, दफातर पे चले जाएं, GHQ पहुंच जाएं, ये तो फिर आपको भुगतना था ना जी। नहीं, वो भुगत रहे ना, अगर उन्होंने ऐसा किया तो भुगत रहे। और अगर कोई भी हमारे इदारों के खिलाफ 9 मई जैसा इकदाम करता है तो लानत हो उसके ऊपर 100 बार। मैं तो 100 बार लानत भेजता हूँ। लेकिन माजी में भी पॉलिटिकल पार्टियों के नाम पे तैयारे अगवा हुए। आर्मी चीफ का तैयारा अगवा करवा लिया एक पॉलिटिकल पार्टी पे, उस पर मुकदमा हो गया, ठीक है ना। तो वो तो माजी में भी ऐसी चीजें होती रही हैं। क्या आर्मी चीफ का तैयारे के अगवा का मुकदमा नहीं हुआ नवाज शरीफ साहब पे? लेकिन क्या नवाज शरीफ साहब पर तैयारे का अगवा का मुकदमा नहीं हुआ है? नवाज शरीफ साहब ने भुगता ना फिर उसके बाद जी। तो मैं यही कह रहा हूं ना कि भुगता ना, लेकिन फिर माफी भी मिल गई उन्हें, फिर माफी भी मिल गई थी। और अब सुन ले नई बात, अब आपके वजीर दिफा, जो वजीर दिफा है, यानी सबसे पाकिस्तान का सबसे एक अहम तरीन वजीर, उसने कहा है कि जी जो जनरल बाजवा है उसने हमें ब्लैकमेल किया है और कहा कि अगर आपने मुझे एक्सटेंशन न दी तो मैं टेक ओवर कर लूंगा। इससे बड़ा भयानक तो इल्जाम ही कोई नहीं हो सकता। उन्होंने कहा, ख्वाजा आसिफ साहब ने, कि जनाब अली हमें कहा, हमें बाजवा ने कहा हम 10 दिन में, और क्या नाम है, अब स्पीकर अयाज साहब उनके पास जाते रहे कि खुदा का वास्ता को थोड़ा सा करें। उन्होंने कहा मैं टेक ओवर कर लूंगा। हालांकि राणा साहब, हालांकि बाजवा साहब कहते हैं कि जनाब क्या PTI क्या PMLN सारे मिनटों में लगे हुए थे जनाब बाजवा साहब एक्सटेंशन ले लें। बल्कि इमरान खान साहब के बारे में तो वो कहते हैं कि इमरान खान साहब ताहयात एक्सटेंशन देने के लिए कायल थे मुझे। नहीं, ठीक है, इमरान खान तो बहुत बुरा है ना मलिक साहब, आप उसको क्यों जिक्र बार बार, वो तो बुरा आदमी है। ये जो दूध के धुले हुए नेक पास्ता फरिश्ते हैं जो जमहूरियत के क्या माउंट एवरेस्ट के ऊपर सबसे कोने के ऊपर बैठे, मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ। इमरान खान तो बुरा आदमी है, उसने तो बाजवा को एक्सटेंशन दे दो, उसने तो एक डिक्टेटर को रूहानी बाप भी कह दिया, क्या नाम है, और उसने एक आइन, ये तो फिर क्लासा साहब की बात दुरुस्त साबित हुई ना। क्लासा साहब तो यही बात कह रहे हैं कि ये सारे मुस्तफीद होते हैं, जब मुस्तफीद हो लेते हैं फिर ये आंखें दिखाते हैं। तो मलिक साहब मैं आज ये कर रहा हूँ, मैं यही कह रहा हूँ मेरे भाई, मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ क्लासरा भाई, और क्या कह रहे हैं और मैं क्या कह रहा हूँ, और ये क्या नाम है, इफ्तिखार साहब क्या कह रहे हैं, हम यही तो कह रहे हैं कि फिर अकेले इमरान खान को फिक्स ना करें फिर बाकियों को भी, तमाम गुनाहगारों को कटहरे में लाए ना। एक बंदे को जो आप कर रहे हैं, मेरी तरफ से भाड़ में जाए जिन्होंने 9 मई किया, लानत है उनके ऊपर। लेकिन मैं ये समझता हूं कि जो माजी में जिन लोगों ने ये सब कुछ किया, जो लोग एतराफ कर चुके हैं कि हाँ हमने ISI से पैसे लिए थे, उनके खिलाफ तो कभी कोई एक्शन क्यों नहीं हो रहा? उनके खिलाफ भाई एक्शन, जिन लोगों को धरनों में पैसे दिए गए उनके को क्यों नहीं किया जा रहा उनके खिलाफ एक्शन? भाई उनको क्यों, वो उसामा बिन लादेन से जिन्होंने पैसे पकड़े उनसे कोई नहीं क्यों पूछ रहा है? मैं बार बार कहता हूं कि 9 मई वालों पे लानत हो, लेकिन भाई बाकी लोगों को तो माफी ना दे। ये तो ना लगे कि एक बंदे को आप इसी कर रहे हैं, बाकियों को सबको छोड़े। थोड़ा सा वक्त कम रह गया, पुराम एक ब्रेक का वक्त हुआ, वापस आते हैं इस कमर्शियल ब्रेक के बाद। पुराम एक बार फिर खुशामदीद था, पुराम का चूंकि वक्त बड़ा कम बचा है, ये फरमाइएगा कि मुज़ाकरात का अभी एक बार फिर कह रहे हैं जी कि चक ज़ई साहब और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब मुज़ाकरात करेंगे और इमरान खान साहब ने उनको इजाज़त दे दी है। मुज़ाकरात नतीजा खेज होने के इम्कानात हैं? अब इधर तो सजाएं हो रही हैं। किससे मुज़ाकरात करेंगे, हुकूमत से या फौज से? पहले मुझे ये क्लियर कर दें, आपसे मैं पूछ रहा हूँ। कभी वो कहते हैं जी सियासी जमातों के माबैन होनी चाहिए, कभी वो कहते हैं जी जिनके पास इख्तियार है उनके साथ मुज़ाकरात होने चाहिए। मुझे ये लगता है कि वो हुकूमत के साथ तो साफ ज़रा इमरान खान सब कह चुके हैं, बल्कि अभी मैं पढ़ रहा था, उनका ट्विटर पे था, शायद ट्वीट था उनके अकाउंट से, PTI अकाउंट से भी था, खान साहब का भी था कि जी हमें कहा जाता है जी मुज़ाकरात करें हुकूमत से। ये मैं उनकी अभी जो रिसेंट ट्वीट था खान साहब का, तो उन्होंने जनाब उस वज़ीर आज़म से क्या मुज़ाकरात हो सकते हैं जो मेरे वज़ीर आला को कहते हैं जनाब के खान साहब से मुलाकात अगर आपने करनी मैं पूछ कर बताऊंगा। तो जो इतना हेल्पलेस है तो उसको से हम क्या बात करें? सो खान साहब की पोजीशन तो इस पर बड़ी क्लियर है, नंबर 1 कि हुकूमत के साथ तो मुज़ाकरात नहीं हो। माजी में भी हमने देखा जनवरी में जो इस साल था
उस वक्त खान साहब की कमेटी ने कहा था कि हमें जाके खान साहब से मिलने दें, वो जो कमेटी 7-8 मेंबरान थे, तो उन्होंने कहा जी मुलाकात करवाते हैं, वो भी 2 हफ्ते तक मुलाकात नहीं करवा सके थे। सो मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत जो है ये सिर्फ ये टाइम गेन करती है, ये ड्रैग करती है। उन्हें भी पता है उनके पास पावर्स नहीं है, वो नहीं मिलवा सकते वो। और मेरा ख्याल है जो अली अमीन गंडापुर साहब ने बात की थी, उन्होंने बिल्कुल दरिया को खूजे में बंद कर दिया था। आपको याद है आखिरी जो उनका स्टेटमेंट आया था, जब उन्होंने हाथ खड़े किए, उन्होंने कहा भाई साहब ये खान साहब और फौज एक दूसरे के साथ मुज़ाकरात करें, डायरेक्ट करें, बातचीत करें, ये मेरे पे स्केल से ऊपर की चीज है कि फौज जाने और खान जाने। और मैं बिल्कुल उनकी बात को इसको एंडोर्स करता हूँ कि अगर कोई ब्रेक थ्रू होना है वो खान साहब और फौज के दरमियान होना है, वो शहबाज शरीफ साहब और मौलाना साहब और अचक ज़ई साहब की वजह से दरमियान नहीं होना। दैट्स वेरी ऑब्वियस, दैट्स वेरी क्लियर। साहब, इफ्तार अहमद साहब, इसार राणा साहब, तीनों मेहमानों को बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम था, इंशाल्लाह कल आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।